और आइए आपको दिखाते हैं बर्लिन की सीधी तस्वीरें। No less pleased am I at the fact that your first trip abroad after a longer period without travel brings you to Germany. And hopefully we will be having you as our guest back soon. I invited you as our guest to the G7 summit end of June to Elmau, and we look forward to welcoming you back to Germany. We are ready to continuing and deepening the close cooperation with India on global issues, and also to expand it because that is what is important. During our 6th Indo-German intergovernmental consultations, we also focused on global issues, and these consultations help us deepen our relationship. India is a central partner for Germany in Asia in economic terms, security policy terms, and climate political terms. More than 1,800 German companies have recognized India's potential. चांसलर ओलाफ शोल्ज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की मुलाकात जो है खत्म हुई है। इसके बाद आप देख रहे हैं चांसलर शोल्ज अपनी बात रख रहे हैं और क्या क्या उम्मीदें हैं उन्हें दोनों देशों के संबंध से, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और कुछ समझौते भी हुए हैं दोनों देशों के बीच, उस पर हस्ताक्षर जब किए प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर शोल्ज ने, उसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। बिल्कुल, और इस वक्त प्रेस से वार्ता की जा रही है, मीडिया को ब्रीफ किया जा रहा है कि आखिर इस मीटिंग में जो द्विपक्षीय बातचीत हुई क्या कुछ खास रहा, किन मुद्दों पर जर्मनी भारत के बीच सहमति बनी, चर्चा हुआ, क्योंकि किस तरह से भारत और जर्मनी के रिश्ते मजबूत होंगे। इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये यूरोप दौरा बेहद अहम माना जा रहा है और पहले ही पड़ाव में वो जर्मनी पहुंचे। बर्लिन में चांसलर बनने के बाद ओलाफ शोल्ज से ये पहली मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और इस लिहाज से भारत जर्मनी के रिश्ते अब कितने मजबूत होते हैं, क्या कुछ इस द्विपक्षीय वार्ता में अहम मुद्दे रहे, ये इस वक्त प्रेस के सामने जर्मन चांसलर द्वारा रखे जा रहे हैं। और विशेष तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भारत और जर्मनी का एक समझौता हुआ है, जिसके बारे में हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर आपको बार बार बता रहे थे कि क्लीन एनर्जी, इस पर फोकस सबसे ज्यादा है। तो रिन्यूएबल एनर्जी पर एक समझौता जर्मनी के साथ भारत ने किया है। तो यात्रा का ये पहला ही चरण है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बर्लिन पहुंचे और जर्मन चांसलर के साथ उनकी एक द्विपक्षीय बातचीत हुई थी। और जिस तरह से हम आपको दिखा भी रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर दोनों देशों के बीच चर्चा हुई है और इस समझौते को लेकर जो डिटेल्स हैं वो दिए जा रहे हैं। पीएम मोदी को G7 सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। बड़ा अपडेट इस दौरान का, अब G7 देशों का जब की बैठक होगी, जब अगला सम्मेलन होगा, उसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता बर्लिन चांसलर ने दिया है। जी हाँ, जर्मनी के चांसलर ने G7 समिट में शामिल होने के लिए भारत को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। और आपको बता दें कि आज उनका जो पहला ही दिन है, बड़ा व्यस्त दिन है। बर्लिन में इस वक्त मौजूद हैं प्रधानमंत्री मोदी, और अब ये आईजीसी की बैठक यानी इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग जो थी वो ख़त्म हो गई है, जिसमें दोनों देशों के जो शीर्ष मंत्री हैं वो भी मौजूद रहते हैं। भारत की ओर से विदेश मंत्री वहाँ मौजूद हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं वहाँ पर, और उनके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी हैं। सब इस बैठक में शामिल थे। और इसके बाद अब एक बिजनेस समिट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटेंड करेंगे नज़दीक ही यहाँ से, और वहाँ पर दुनिया भर के 50 टॉप बिजनेस लीडर्स मौजूद होंगे और उनके साथ प्रधानमंत्री की एक मीटिंग होने जा रही है। बिल्कुल, इकोनॉमी के लिहाज से भी दोनों देशों की मुलाकात तो अहम मानी जा रही थी, लेकिन दो बातें जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़ी सामने आई कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर और साथ ही G7 में पीएम मोदी को न्योता दिया गया। तीसरी बड़ी बात जो इस वक्त सामने आ रही है कि पुतिन से जल्द ही यूक्रेन खत्म करने की रिक्वेस्ट करें, प्रधानमंत्री मोदी से भी युद्ध खत्म करने का जो रिक्वेस्ट है वो किया जाए। भारत से इस लिहाज से भी उम्मीद की जा रही थी क्योंकि यूरोप में इस समय जो हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं, और पीएम के इस दौरे से सहयोग की भावना काफी ज्यादा उम्मीद की जा रही थी। तो एक अभी जो बयान दे रहे हैं, लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, चांसलर शोल्ज, उन्होंने इस मंच से भी रूस यूक्रेन युद्ध की बात की और कहा कि पुतिन जल्द ये युद्ध समाप्त करें, खत्म करें, ये किसी के हित में नहीं है। यूरोपीय देश जो हैं उन्होंने पहले तो मध्यस्थ बनने की कोशिश की इस पूरे विवाद में, लेकिन उसके बाद खुलकर उन्होंने रूस के खिलाफ एक स्टैंड लिया है। लेकिन इसमें जर्मनी की जो पोजीशन है वो बड़ी विचित्र है कि जर्मनी इस युद्ध के खिलाफ है, पुतिन के खिलाफ है, अमेरिका के साथ खड़ा है, लेकिन फिर भी जितने उसके ऊर्जा सौदे हैं रूस के साथ वो कायम हैं। अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बेहद निर्भर है जर्मनी रूस के ऊपर, और इसलिए वो सब कुछ चल रहा है और साथ साथ वो निंदा भी करते आए हैं रूस के एक्शन की। और आपको बता दें कि यही नहीं बल्कि जब भारत में यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष आई थी उन्होंने भी इस बात को उठाया था
और तब विदेश मंत्री ने उनको एक बड़ा सख्त जवाब दिया था, जैसा उन्होंने यूरोप में भी अमेरिका के दौरे में भी दिया था कि यूरोप को पहले यह देखना चाहिए कि उनके यहां क्या हो रहा है और तब वो भारत से कोई बात करें या भारत से अपेक्षा करें इस युद्ध के संबंध में कोई स्टैंड लेने की। उन्होंने याद दिलाया था कि जर्मनी और यूरोप एक आफ्टरनून में, एक दोपहर में उतनी ऊर्जा ले लेते हैं, उतनी एनर्जी खरीद लेते हैं रूस से जितनी भारत एक हफ्ते में भी नहीं लेता है। तो उन्होंने एक उदाहरण के तौर पर यह बात कही थी। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि जहां तक इस युद्ध का सवाल है तो भारत अपने रुख पर कायम है। बिल्कुल साफ किया जा चुका है विदेश मंत्री की तरफ से कि भारत जो भी फैसला लेगा या जो भी स्टैंड लेगा वो अपने हितों को देखकर लेगा, न किसी के दबाव में। बिल्कुल, और ऐसे में अब इंतजार करना होगा जब प्रधानमंत्री मोदी बर्लिन से संबोधित करेंगे तो वो भारत का क्या पक्ष रखते हैं। हालांकि जिस तरह से आपने बताया कि भारत अपने पक्ष को लेकर पहले भी स्पष्ट था और आज प्रधानमंत्री बर्लिन से संबोधित कर न सिर्फ यूरोप को, दुनिया भर को एक संदेश भी दे देंगे। हालांकि जर्मन चांसलर आज ये जरूर साफ कर रहे हैं कि युद्ध के आधार पर देशों की सीमाओं को नहीं जीता जा सकता और इसीलिए पुतिन से वो अपील कर रहे हैं कि युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करें। बहरहाल इस वक्त ये प्रेस वार्ता बहुत जरूरी भारत और जर्मनी के लिहाज से भी हो जाता है क्योंकि काफी कुछ द्विपक्षीय फायदे जो हैं वो उम्मीद की जा रही है। दोनों देशों के रिश्तों को किस तरह से मजबूत किया जाए ये उम्मीद की जा रही है और सबसे बड़ी बात जो होगी वो निवेश को लेकर कि जो भारत की कंपनियां हैं, जर्मन कंपनियां हैं, वो एक दूसरे देशों में निवेश को बढ़ावा दें। जी बिल्कुल, लेकिन आप देखें कोई भी ऐसी बड़ी बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं जब उसमें बहुत सारे विषय होते हैं, कोई एक मुद्दा छाया नहीं रहता। लेकिन चूंकि दुनिया की निगाहें इस वक्त यूक्रेन और रूस के युद्ध पर हैं, इसीलिए इस वक्त का यह बयान जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। चांसलर जो है जर्मनी के शोल्ज, वो ये साफ कह रहे हैं, वो रूस के बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पुतिन को ये युद्ध जल्द खत्म करना चाहिए। हिंसा के बल पर जो है सीमाएं किसी देश की परिवर्तित नहीं की जा सकती। और इनके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। Chancellor Scholz, friends, Guten Tag, नमस्कार। सबसे पहले मेरे और मेरे प्रतिनिधि मंडल के गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं चांसलर शोल्ज का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मुझे खुशी है कि इस वर्ष की मेरी पहली विदेश यात्रा जर्मनी में हो रही है। इस वर्ष के शुरुआत में किसी विदेशी लीडर के साथ मेरी पहली टेलीफोन वार्ता भी मेरे मित्र चांसलर शोल्ज के साथ हुई थी। चांसलर शोल्ज के लिए भी आज की भारत जर्मनी आईजीसी इस वर्ष की किसी भी देश के साथ पहली आईजीसी है। ये कई फर्स्ट दर्शाते हैं कि भारत और जर्मनी दोनों ही देश इस महत्वपूर्ण पार्टनरशिप को कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं। लोकतांत्रिक देशों के तौर पर भारत और जर्मनी कई कॉमन मूल्यों को साझा करते हैं। इन साझा मूल्यों और साझा हितों के आधार पर पिछले कुछ वर्षों में हमारी द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हमारी पिछली आईजीसी 2019 में हुई थी। तब से विश्व में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। कोविड-19 महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव डाला है। हाल की जियोपॉलिटिकल घटनाओं ने भी दिखाया कि विश्व की शांति और स्थिरता कितनी नाजुक स्थिति में है और सभी देश कितने इंटरकनेक्टेड हैं। यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न उथल-पुथल के कारण
तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, विश्व में खाद्यान्न और फर्टिलाइजर की भी कमी हो रही है। इससे विश्व के हर परिवार पर बोझ पड़ा है, किंतु विकासशील और गरीब देशों पर इसका असर और गंभीर होगा। इस संघर्ष के ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट से भारत बहुत ही चिंतित है। हमने अपनी तरफ से यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी है। हम अन्य मित्र देशों को भी अन्य निर्यात, तेल आपूर्ति और आर्थिक सहायता के माध्यम से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। आज छठी आईजीसी में से भारत जर्मनी भागीदारी को एक नई दिशा मिली है। इस आईजीसी ने एनर्जी और एनवायरनमेंट दोनों क्षेत्रों में हमारे सहयोग को महत्वपूर्ण गाइडेंस दिया है। मुझे विश्वास है कि आज किए गए निर्णयों का हमारे क्षेत्र और विश्व के भविष्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आज हम इंडो जर्मनी पार्टनरशिप ऑन ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट लॉन्च कर रहे हैं। भारत ने ग्लासगो में अपने क्लाइमेट एम्बिशन को बढ़ाकर विश्व को यह दर्शाया है कि हमारे लिए ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एक आर्टिकल ऑफ फेथ है। इस नई पार्टनरशिप के तहत जर्मनी ने 2030 तक 10 बिलियन यूरो की अतिरिक्त विकास सहायता से भारत के ग्रीन ग्रोथ प्लान्स को सपोर्ट करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मैं जर्मनी और चांसलर शोर्ज को धन्यवाद देता हूं। हमारे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ को देखते हुए हमने एक ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स भी बनाने का निर्णय लिया है। दोनों देशों में ग्रीन हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए में यह बहुत उपयोगी रहेगा। भारत और जर्मनी दोनों को ही अन्य देशों में डेवलपमेंट कोऑपरेशन का लंबा अनुभव है। आज हमने अपने अनुभवों को जोड़कर त्रिपक्षीय कोऑपरेशन के जरिए तीसरे देशों में संयुक्त परियोजनाओं पर कार्य करने का भी निर्णय लिया है। हमारे यह सहयोग विकासशील विश्व के लिए पारदर्शी और सस्टेनेबल विकास परियोजनाओं का विकल्प प्रदान करेगा। फ्रेंड्स, पोस्ट कोविड काल में भारत अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले सबसे तेज ग्रोथ देख रहा है। हमें विश्वास है कि भारत वैश्विक रिकवरी का महत्वपूर्ण स्तंभ बनेगा। हाल ही में हमने बहुत कम समय में यूएई तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ईयू के साथ भी हम एफटीए वार्ताओं में शीघ्र प्रगति के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत के कुशल कामगारों और प्रोफेशनल से कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को लाभ मिला है। मुझे विश्वास है कि भारत और जर्मनी के बीच हो रहे कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट से दोनों देशों के बीच आवाजाही सुगम बनेगी। मैं फिर एक बार आज की समिट के लिए, आपके इनिशिएटिव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।